वेल तो हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रीतम कुमार और हम पढ़ रहे हैं वेक्टर्स। और वेक्टर्स में इसके जस्ट पहले मैंने आपको बताया था यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर मतलब यूनिट वेक्टर का ज़्यादा जो सिग्निफिकेंस है वो है उसका किसी वेक्टर का डायरेक्शन बताने के लिए, ठीक है। और इसके बाद मैंने आपसे और कहा था कि यूनिट वेक्टर जो होता है वो होता है एनी वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, ठीक है। और मैग्नीट्यूड हम कैसे निकालते हैं? √x² + y² + z², ठीक है। मतलब आई कैप का जो वो कंपोनेंट है, फिर जे कैप का और फिर के कैप का। जैसे कि अगर मान लो कि मैं आपको ये कहूँ कि जैसे मैं अगर वो उस कोना पर कोई आदमी खड़ा है और वो उससे बोले कि इस कोने से लेकर ऑपोजिट जो कोना है ऊपर वाला उसके कॉर्नर तक जाना है, तो आप मुझे बताओ कि डिस्प्लेसमेंट है वो किधर किधर हो रहा है, एक्स में, वाई में या फिर जेड में। तो आंसर है कि इसमें तीनों में हो रहा है, क्योंकि तुम समझो ये अगर आपको किसी को इस कोने से लेकर किसी रूम का जो एक कोना से लेकर डायगोनली ऑपोजिट कॉर्नर ऊपर वाले के पास अगर जाना है ना, अगर डायगोनली ऑपोजिट कॉर्नर ऊपर वाले के पास जाना है तो ऑब्वियसली आप वहाँ पहुँच कैसे सकते हो? अगर आपसे मैं बोलूँ कि इस कोने से लेकर उस कोने पहुँचना है तो एक तो डायरेक्टली यहाँ से यहाँ फ्लाई करके पहुँच जाओ, है ना। फिर ये पॉसिबल है कि आप यहाँ से यहाँ आओ, मतलब उस एंड से नीचे में इस एंड आओ, उसके बाद इतना ऊपर जाओ और उसके बाद उतना आगे जाओ, है ना, तो आराम से पहुँच जाएगा। मतलब कहने का मतलब क्या है कि इस कोना जो जिस रूम में आप हो उस रूम का जो सबसे उस राइट एंड वाला कॉर्नर है वहाँ से आप हॉरिजॉन्टली नीचे आओ तो इस कोने में पहुँचोगे। इसके बाद आप वर्टिकली ऊपर जाओ, आप टॉप कॉर्नर में पहुंचोगे और उसके बाद आप स्ट्रेट जाओ उस कॉर्नर पे। मतलब आपने क्या किया, आपने एक्स में ये दूरी तय की, है ना, एक्स में ये दूरी तय की, वाई में आप ऊपर गए और फिर जेड में सामने गए। तो इसमें डिस्प्लेसमेंट किस किस डायरेक्शन में हुआ? तो इसमें डिस्प्लेसमेंट बेसिकली तीनों डायरेक्शन में हुआ है ना, इसलिए इसको पॉइंट बोलते हैं, 3D का पॉइंट है, ठीक है। अच्छा एक बात मुझे बताओ, जैसे कि फिर मैंने कल एक सवाल पूछा था कि कंसिडर करो हमारे पास वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, दोनों अलग वेक्टर है। पूछा है कि फाइंड एक ऐसा वेक्टर निकालो जिसका मैग्नीट्यूड b के बराबर हो लेकिन डायरेक्शन a का हो। तो मैंने बोला कि यूनिट वेक्टर जो है वो क्या स्पेसिफाई करता है? डायरेक्शन। यूनिट वेक्टर को लिखने के लिए एक a के ऊपर कैप डालते हैं, जो भी वेक्टर है उसके ऊपर एक कैप डालते हैं, कैप का मतलब ऑटोमेटिकली यूनिट वेक्टर हो जाता है ना। मतलब अगर हमने x में यहाँ तक गए, y में इतना गए, z में इतना गए, तो हम x में भी गए, y में भी गए, z में भी गए, तो इन तीनों का समेशन को हम क्या बोलेंगे? एक हमारा ऐसा वेक्टर है जो 3D में है, स्पेस में है, x y z तीनों कॉम्पोनेंट है। वही वेक्टर अगर एक प्लेन में होगा तो क्या होगा? x में होगा और y में होगा। तो जैसे मैंने कल एक क्वेश्चन करा था वैसे ही क्वेश्चन मैं एक और कराता हूँ, यहाँ ध्यान से सुनिएगा आप। यह सवाल ये है कि दो बॉडीज है जो एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। आप सवाल लिखो, बॉडीज A and B आर मूविंग अलॉन्ग द सेम डायरेक्शन, bodies A and B are moving along the same direction, full stop. Velocity of A is given by 3i cap plus 4j cap. Velocity of A is given by 3i cap plus 4j cap, and speed of second body is 6 meters per second. Okay, is 6 meters per second. Then find velocity of B. जैसे वेलोसिटी पूछा आप समझ जाना कि वेक्टर पूछा आपसे, वेलोसिटी इज अ वेक्टर, है ना। मतलब दो बॉडी हैं, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहा है। वेलोसिटी ए का वैल्यू, वेलोसिटी ए ये दिया है वेक्टर के टर्म्स में, और बी का स्पीड दिया है, और स्पीड वेक्टर नहीं होता आपको पता है, वेलोसिटी वेक्टर है। तो पूछा है कि बताइए वेलोसिटी ऑफ बी क्या है। ध्यान से सुनो, अगर दोनों सवालों को तुम ध्यान से देखोगे तो कह रहा है कि दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है। मतलब ये है वेलोसिटी ऑफ ए, ये वेलोसिटी ऑफ बी, दोनों सेम डायरेक्शन में है। अच्छा एक बताओ, अगर डायरेक्शन सेम है तो डायरेक्शन का मतलब क्या है? डायरेक्शन मतलब है, मतलब एक ही डायरेक्शन में अगर जा रहा है तो दोनों का यूनिट वेक्टर सेम होगा। मतलब जो वेलोसिटी ऑफ ए का यूनिट वेक्टर है वही वेलोसिटी ऑफ बी का भी यूनिट वेक्टर है। ऐसा क्यों दोस्त? क्योंकि यूनिट वेक्टर क्या बोलता है? डायरेक्शन। और अगर दोनों सेम डायरेक्शन में है मतलब दोनों का यूनिट वेक्टर सेम है। अच्छा हमें क्या बोला? वेलोसिटी ऑफ बी। यार क्या ऐसा लिख सकते हैं, ध्यान से सुनना, कि b का वेलोसिटी आखिर वेक्टर इज इक्वल टू क्या? मैग्नीट्यूड इनटू उसका डायरेक्शन, है ना। तुम्हें अगर याद होगा तो कल ही हमने करा था कि यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो कोई भी वेक्टर को आप क्या लिखोगे? मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, बट डायरेक्शन क्या? यूनिट वेक्टर, है ना। कल किया था नहीं हमने, ठीक है। तो इसको आप क्या लिख सकता हूं? वेलोसिटी ऑफ बी इज इक्वल टू स्पीड ऑफ बी, बिकॉज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड स्पीड होता है, क्लास 9th में देखा था। स्पीड इनटू डायरेक्शन, बट डायरेक्शन क्या है? डायरेक्शन तो यूनिट वेक्टर है। मतलब वेलोसिटी ऑफ बी कितना? 6
इंटू क्या, यूनिट वेक्टर अलॉन्ग बी, बट यूनिट वेक्टर अलॉन्ग बी इज यूनिट वेक्टर अलॉन्ग ए, यूनिट वेक्टर अलॉन्ग ए मतलब जो बी का है वही तो ए का डायरेक्शन है। यहां पे लिख लो यूनिट वेक्टर अलॉन्ग बी इज इक्वल टू यूनिट वेक्टर अलॉन्ग ए। ऐसा क्यों? क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में, यूनिट वेक्टर दोनों का सेम है। ओके अच्छा, यूनिट वेक्टर लिखते कैसे हैं बताओ? आपको पता है कि यूनिट वेक्टर जो होता है वो होता है वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, है ना। तो ये क्या, स्पीड ऑफ बी। अब स्पीड ऑफ बी कितना है दोस्त? 6। अब स्पीड ऑफ बी 6 है, इंटू क्या, वेलोसिटी ऑफ ए। वेलोसिटी ऑफ ए कितना दोस्त? 3i प्लस 4j डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। आपको पता है कि मैग्नीट्यूड ये है 3, ये है 4, तो कितना आ जाएगा? √3a² प्लस 4² मतलब कितना दोस्त? 6 इंटू 3i कैप प्लस 4j कैप डिवाइड बाई 5। ये है वेलोसिटी ऑफ ए, करेक्ट है। ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ ए। मतलब बेसिकली मेरा कहने और समझाने का मतलब ये है कि अगर आपसे कोई पूछे कि वेलोसिटी ऑफ ए और अगर बी दिया है और दोनों अगर पैरेलल है, दोनों का यूनिट वेक्टर सेम है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है। पैरेलल मतलब ये नहीं कि दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए, नहीं, दोनों का डायरेक्शन सेम होना चाहिए। डायरेक्शन में दोनों का यूनिट वेक्टर सेम होना चाहिए, ठीक है। चलो इसके बाद देखो यार, इसके बाद नेक्स्ट हमारा है पोजीशन वेक्टर, है ना। टाइप्स ऑफ वेक्टर में यूनिट वेक्टर हमारा हो गया, सारी बातें याद है ना। अल्फा बीटा गामा क्या है? अल्फा इज द एंगल विथ एक्स एक्सिस, बीटा इज एंगल विथ वाई एक्सिस एंड गामा इज द एंगल विथ जेड एक्सिस। क्या अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हमेशा 360 डिग्री होगा? सोचो, क्या अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हमेशा 360 डिग्री होगा? आंसर है नहीं, इसलिए क्योंकि अल्फा बीटा और गामा एक प्लेन में नहीं होगा। अगर वेक्टर ऐसा है तो एक्स एक्सिस ये है, एक्स एक्सिस ये है तो एंगल ये वाला है, वाई एक्सिस ये है, एंगल ये है, जेड ये है, एंगल ये है। मतलब ज़रूरी नहीं है कि अल्फा बीटा और गामा तीनों 360 हो, दोनों का वैल्यू 360 के अलावा भी हो सकता है, क्योंकि ये तीनों एक प्लेन में नहीं है। अगर कोई भी, जैसे कि मान लो देखो ये ऐसा है ना, ये इन दोनों का सम हमेशा 90 होगा, करेक्ट है। अगर इसी के अराउंड कोई पॉइंट पे बोलूँ ये पूरा एंगल हमेशा 360 होगा। ये हमेशा 360 इसलिए है क्योंकि एक प्लेन में है। अगर प्लेन के ऐसे, ये वाला ऐसे नहीं है, ये वाला ऐसे है, तो क्या सारा एंगल यहाँ पे जो भी एक्स वाई जेड कहता होगा वो हमेशा 360 होगा? क्या नहीं होगा, ठीक है। अगर एंगल्स प्लेन में नहीं होंगे तो उनका सम 360 नहीं होता है। वेल देखो बहुत आसान है, पोजीशन वेक्टर नाम से क्लियर, एक ऐसा वेक्टर जो किसी बॉडी का पोजीशन बताता है। पोजीशन कहाँ पे बॉडी है वो ये बोलता है। जैसे कि तुम समझो, और ये 2D में भी हो सकता है 3D में भी, तो पहले 2D लेंगे उसके बाद 3D लेंगे। तो ये हमारा x और ये y, कंसिडर करो एक पॉइंट P है और पॉइंट P का जो कोऑर्डिनेट है वो x, y है, ठीक है। पॉइंट P कोऑर्डिनेट कितना है? x, y। वो x, y का मतलब क्या हुआ? मतलब ये है कि ये यहाँ से अगर शुरू किया, अगर ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है 0, 0, तो इस रेफरेंस पॉइंट से आगे x में गया x डिस्टेंस, y में गया y डिस्टेंस। तो इस पॉइंट P को देखो, पोजीशन वेक्टर के लिए सबसे पहले आपको रेफरेंस लाइन, रेफरेंस पॉइंट चूज करना है कि आप, जैसे कि आप बोल रहे हो कि तुम मेरे से 50 मीटर दूर हो, तो तुम मेरे से 50 मीटर दूर हो मतलब रेफरेंस क्या है? मैं यहाँ पे मेरे से 50 मीटर दूर हो। वो बोला कि वो श्याम से मोहन पर 100 मीटर दूर है, तो यहाँ पे कौन, यहाँ पे रेफरेंस कौन है? श्याम है, क्योंकि श्याम से मोहन 100 मीटर दूर है। मतलब एक रेफरेंस पॉइंट का होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट हमारा ओरिजिन है। तो यहाँ से लेकर पोजीशन वेक्टर, कैसा वेक्टर जो किसी बॉडी का पोजीशन बताता है। पोजीशन कौन सा है? P। तो O से लेकर P जो वेक्टर होगा इसको हम बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। तो ये R वेक्टर पोजीशन वेक्टर, करेक्ट है। O से लेकर P तक ये है पोजीशन वेक्टर। अच्छा एक बात बताओ, क्या इसको बोल दूं कि यहाँ जाने के लिए यहाँ से यहाँ x जाओ, यहाँ से यहाँ y जाओ? मतलब सिंपली क्या ऐसे बोल दूं क्या कि पोजीशन वेक्टर इज नथिंग बट एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, x में x डिस्टेंस, y में y। सिमिलरली मान लो कि पॉइंट होगा 3, 1, मतलब क्या 3i कैप प्लस 1j कैप या प्लस j कैप ओनली। मान लो कि पॉइंट होगा, ये पॉइंट मान, और क्या जरूरी है कि हमेशा इसी क्वाड्रेंट में हो? नहीं, ये अलग अलग क्वाड्रेंट में हो सकता है। जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं कि बताओ इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करके दिखाओ, एक पॉइंट जो है -3, 2, ठीक है। इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करो, x नेगेटिव y पॉजिटिव। ध्यान से सुनना, ये 0, 0, x क्या निगेटिव, y क्या, तो x में कितना निगेटिव भाई साहब 3, y में कितना गया
2, तो x में निगेटिव में 3 और y में 2, ये पॉइंट है तो ये वेक्टर हो गया। और ये पॉइंट कितना होगा? -3 2, x निगेटिव। तो अब इसका r वेक्टर क्या होगा? पोजीशन वेक्टर बताओ। x में 3 तो -3i कैप, y में 2 तो क्या? 2j कैप। ठीक है, वेल तो मतलब पोजीशन वेक्टर और जो मैंने अभी ड्रॉ किया, ऐसे कुछ और एक काम करते हैं, कुछ और प्रैक्टिस करते हैं, फिर बाद में बाकी करेंगे। कुछ पॉइंट्स मैं आपको दे रहा हूँ, A B C, इन तीनों का क्या करना है, आपको पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करना है एक ही डायग्राम में। ठीक है, ये है 2, -5, ये है 3, -2, यह है -3, -3। ड्रॉ करो तीनों का, A B और C का तीनों का पोजीशन वेक्टर बताओ एक ही डायग्राम में। ठीक है, देखो दोस्त, और ये 2D में भी आ रहा है, फिर 3D में करेंगे। आखिर करते क्या हो आप? सबसे पहले तो हमें एक्सिस ड्रॉ करना है। क्या ज़रूरी है कि हमेशा एक्सिस ऐसा ही हो? मैं Z ड्रॉ क्यों नहीं कर रहा हूँ? क्योंकि हमारे पास जो जितने भी कोऑर्डिनेट्स हैं वो सिर्फ x और y में है। मुझे बताओ मैं क्यों 3D में नहीं कर रहा अभी? क्योंकि ये कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे नहीं है। अच्छा, क्या x y हमेशा ऐसे ही हो सकता है? नहीं, x और y के बीच में एंगल बस 90 होना चाहिए। 90 कैसे भी हो सकता है, जैसे कल मैंने बताया था। तो पहला है कि x है a में 2, x में 2, y -5, x 2 और y निगेटिव। कौन सा क्वाड्रेंट? लास्ट क्वाड्रेंट में जाएगा ना। x पॉजिटिव होना चाहिए और y क्या होना चाहिए? निगेटिव। तो x में 2 और y में 5, करेक्ट है यहाँ पे कहीं। मतलब ये आपका पॉइंट है, कौन सा? ये पॉइंट है A। ये कुछ भी हो सकता है, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम, है ना। तो ये आपका कोऑर्डिनेट हुआ, तो ये हुआ R A O, करेक्ट है। चलो, या फिर R O A भी लिख सकते हो इसको। जनरली हम R A O लिखते हैं, बाद में बताऊंगा, फाइनल माइनस इनिशियल होता है। चलो, A होगा। दूसरा क्या है? दूसरा है 3, -2, x पॉजिटिव। x हमारा, एक काम करो, चेंज कर देते हैं इसको, नहीं तो फिर सेम ही लगेगा वो, है ना। इसको 3, 2 कर लो, दोनों सेमी क्वाड्रेंट में आ जाएगा ना। फिर x है 3, y है 2, तो x है 3 यहाँ पे आएगा और y है 2 यहाँ पे आएगा। मतलब ये पॉइंट B आएगा। कौन से क्वाड्रेंट में? x और y दोनों पॉजिटिव है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो ये ऐसा आएगा। ये है पोजीशन वेक्टर R B O, फाइनल B, इनिशियल O। ठीक है। थर्ड क्या है? -3, -3, x भी निगेटिव, y भी निगेटिव। कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड। तो x दोनों क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो आप यहाँ पे ले लो C पॉइंट, और ये है पोजीशन वेक्टर, ये है R C O, करेक्ट है। चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, है ना। ठीक है, तो हमारे पास 3 पोजीशन वेक्टर, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। ठीक है, ये तीनों पोजीशन वेक्टर। अच्छा, एक बात बताओ, क्या ज़रूरी है क्या कि ये जितने भी पोजीशन वेक्टर दिए रहे वो सब एक ही एक्सेस पे, वो सब 2D में रहे? वो 3D में हो सकता है ना। लाइक पोजीशन वेक्टर ऐसे भी हो सकता है। मान लो ऐसा लिखा है कि लेट पोजीशन वेक्टर इज 4i कैप प्लस j कैप -2k कैप। इसको फिर कैसे ड्रॉ करें? तो पहली बात तो ये है कि ये 3D में है और जो हमारा बोर्ड है वो 2D है। तो जब 3D को हम 2D में ड्रॉ करेंगे तो ऑब्वियसली उसको हम ड्रॉ अच्छे से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि x y z एक्सेस नहीं दिखेगा। फिर भी एक अगर तुम कोशिश करो, मैं अगर दिखाने की कोशिश करूं तुम्हें, तो देखो ये है हमारा x, ये है y और बाहर है z। तो बाहर को हम कैसे लिखते हैं? डॉट से, है ना। बाहर मतलब क्या हुआ? ये हुआ z। यार सोचो इसमें क्या है, इमेजिन करना है सिर्फ। पोजीशन वेक्टर में अगर मैं बोलूँ को पॉइंट क्या है, पॉइंट कोऑर्डिनेट्स क्या है, तो कोऑर्डिनेट क्या आएगा? 4, 1, -2। ये पॉइंट P है, कोऑर्डिनेट क्या आएगा दोस्त? 4, 1, -2। तो इसका पोजीशन वेक्टर बताओ। तो x में 4, y में 1, z में -2। x में 4, y में 1, x में 4, ये कितना है? 4, ये कितना है? 1, और z में -2। z में -2 मतलब कहाँ? अंदर ना, निगेटिव z, z में -2 मतलब यहां से यहां 4। अगर मैं तुम्हें 3D में दिखाऊं, क्योंकि 3D को ड्रॉ तो कर नहीं सकते हो आप वहां पे, तो क्या करोगे? ये है x, ये है y और ये है -z। ठीक है, ग्रेविटी, ये है -z। तो क्या कह रहा है कि x में कितना? x में 4, y में 1, x में 4, y में 1, z में -2 अंदर। तो वेक्टर कौन सा हुआ? ये वाला, है ना। ये हमारा क्या है? ओरिजिन है। अगर आपको ऐसे नहीं तो ऐसे देख लो, ठीक है।
ये क्या है x, ये y और ये क्या माइनस z। अंदर है ना ये, अगर बाहर आएगा तो प्लस z, अंदर है माइनस z। अब पॉइंट्स कहाँ पे है? पॉइंट कह रहा है कि x में 4, y में 1, z में -2, यहाँ पे आएगा ना, तो ऐसा वेक्टर है वो। तो मुझे बताओ अंदर में वेक्टर में कैसे दिखाऊं अंदर घुसाकर इसको? पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि 2D को हम 3D में ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। लेकिन जो वेक्टर होगा वो क्या होगा? यहाँ से शुरू होगा और अंदर की तरफ जाएगा, है ना, समझ रहे हो ना? मतलब वेक्टर यहाँ पे ऐसा होगा, अंदर पे दिखाएगा वो ऐसे अंदर जाएगा। कहाँ से कहाँ जाएगा? इस पॉइंट से लेकर उस पॉइंट में अंदर जाएगा। अगर लेकिन फिर भी मैं अगर 2D में कोशिश करूँ ड्रॉ करने की तो ऐसे करूँगा, लेकिन ये कंप्लीटली सही नहीं होगा क्योंकि ऐसे नहीं गया, वो थोड़ा अंदर की ओर गया है। ठीक है, चलो। अच्छा, एक काम करते हैं, एक ऐसा एग्जाम्पल करा रहा हूँ ना जिससे तुम्हें पोजीशन वेक्टर हमेशा के लिए समझ में आ जाएगा। ध्यान से सुनना और पहले तुम ही करना। वेल बच्चों देखो, ये क्यूबॉइड है ना, ये x, ये y, ये z, लेंथ 3 मीटर, विड्थ 1 मीटर, हाइट 2 मीटर्स। अब मुझे बताओ इसमें कितने कॉर्नर्स? 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉर्नर्स क्यूबॉइड के। आपसे ये पूछा गया है कि इनमें हर कॉर्नर का आप पोजीशन वेक्टर बताओ, है ना? हर कॉर्नर का पोजीशन वेक्टर बताना है आपको। कोशिश करो, हर कॉर्नर का पोजीशन वेक्टर बताओ। चलो यहाँ से अगर नंबरिंग शुरू करते हैं, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, हर कॉर्नर का पोजीशन वेक्टर। ठीक है, चलिए एक काम करो, एकदम स्लो करते हैं, स्टेप बाय स्टेप करते हैं, आपको पोजीशन वेक्टर समझ में आ जाएगा इस एग्जांपल से। 3D में भी, वैसे ये डायग्राम 3D का है लेकिन मैंने 2D में ड्रॉ किया है, थोड़ा सा इसमें दिख जाएगा क्योंकि ये हर तरह सिमेट्री है। अच्छा, इसमें कितने एजेस? 1 2, कितने कॉर्नर्स? 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने फेसेस? 1 2 3 4 5 6 फेसेस। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, मतलब 6 फेस और 8 कॉर्नर, इसमें अगर मैं ये कहूँ कि सबसे पहले शुरू करते हैं आसान वाले से, सबसे पहले शुरू करते हैं 7 से, तो इसका पोजीशन वेक्टर मैं ये माना हूं कि ये हमारा ओरिजिन है, तो ओरिजिन का कितना कोऑर्डिनेट आएगा? 0 0 0। मतलब वो ओरिजिन पे ही है, तो ओरिजिन से पोजीशन वेक्टर क्या आएगा? 0। मतलब अगर मैं बताऊं कि R7 क्या है, तो R7 क्या है? R7 है 0 i कैप प्लस 0 j कैप प्लस 0 k कैप, क्योंकि जहां रेफरेंस पॉइंट है वहीं पे वो पॉइंट है, जहां ओरिजिन है वहीं पे वो पॉइंट है, तो उसका पोजीशन वेक्टर क्या आएगा? 0। ठीक है, अब क्या? चलो इसका निकाल लेते हैं 4 का, तो R4 क्या आएगा बताओ मुझे? R4 का पोजीशन वेक्टर, ये देखो ध्यान से देखना, ये पॉइंट कौन से एक्सिस पे है यार? ये पॉइंट तो x एक्सिस पे है, ये पॉइंट तो x एक्सिस पे है, क्योंकि इसमें अगर x एक्सिस पे तो y भी नहीं होगा और z भी नहीं होगा, तो जब y भी नहीं है z भी नहीं है तो इसका फिर बताओ मुझे पोजीशन वेक्टर कोऑर्डिनेट्स बताओ पहले। तो x में कितना है? x में लेंथ कितना है? 3, x एक्सिस पर है तो y 0 और z 0, तो इसके लिए पोजीशन वेक्टर कौन सा होगा? देखो यहां से चलकर यहां और फिर एरो, करेक्ट है? ये पोजीशन वेक्टर है। ये पोजीशन वेक्टर कौन सा होगा? R4, करेक्ट है? तो R4 का पोजीशन वेक्टर क्या आएगा? 3 i कैप, बस, क्योंकि बाद में क्या आ जाएगा? 0 j कैप प्लस 0 k कैप। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट हम कोशिश करते हैं 0.5 का निकालने का, क्योंकि ये भी आसान है। पहले आसान करेंगे फिर मुश्किल। तो R5 इसका ये पॉइंट कौन से एक्सिस पे लाई करता है? तो यार ये पॉइंट जो है ना y एक्सिस पे है। y एक्सिस पे तो कोऑर्डिनेट क्या आएगा? x 0, y हाइट है ना, हाइट कितना? 2, z 0, तो ये क्या आ जाएगा? 0 i कैप प्लस 2 j कैप प्लस 0 k कैप। ठीक है, तो कैसा आएगा पोजीशन वेक्टर? यहां से ड्रॉ करो एरो ऐसा, करेक्ट है ना? ये हुआ पोजीशन वेक्टर। ठीक है, चलो अब क्या आते हैं, एक काम करते हैं, अब आते हैं 0.8 पे, क्योंकि इसके बाद यही आसान है, क्योंकि ये भी एक एक्सिस पे ही लाई करता है। तो 8 की बात करो, कौन से एक्सिस पे? z, x 0 y 0, z में कितना? ये विड्थ कितना बच्चे? 1, मतलब 0 0 प्लस में कि माइनस में? प्लस में। अगर यही पॉइंट अगर अंदर होता तो 0 0 -1 होता। ठीक है ना?
चलिए R8 x 0 तो 0 i कैप प्लस 0 j कैप प्लस क्या 1 k कैप, 1 k कैप मतलब ओनली k कैप। तो इसका पोजीशन वेक्टर यहां से चलो यहां की ओर पहुंचो, है ना, तो ये क्या आएगा, ये कुछ ऐसा एरो दिखाएगा। तो कितने पोजीशन वेक्टर मैंने ड्रॉ किए, एक तो ओरिजिन का 0 हो गया, 1 2 3। अभी और सारे पॉइंट से करना है, जैसे कि समझो एक काम करते हैं, फिर इसके बाद पॉइंट करते हैं 6 का, ये पॉइंट का। तो R6 क्या आएगा दोस्त, R6 ये किस प्लेन में है, ये पॉइंट 6 किस प्लेन में है, इमेजिन करो ये y और ये z, ये इस प्लेन में है ना, ऐसे वाले प्लेन में यहाँ पे कोई पॉइंट है 6, तो ये अगर yz प्लेन में है तो x क्या आएगा 0, तो इस पॉइंट कोऑर्डिनेट x 0, y कितना कितना ऊपर गया, y देखो कितना ऊपर गया। अच्छा मुझे बताओ यहाँ जाने के लिए तुम क्या करोगे, यहाँ जाने के लिए शुरू करो ओरिजिन से यहाँ जाओ, फिर यहाँ से यहाँ आ जाओ, तो यहाँ से यहाँ गए ना, तो y में कितना गया, कितना हाइट है 2, और बाहर फिर z में कितना आया 1, तो 2 0 2 1। क्योंकि तुम देखो अगर इमेजिन करो ऐसे नोटबुक से, तो वो ए साइड है, ठीक है, ये वाला, तो यहाँ हमारा क्या है, ये ओरिजिन है, तो तुम यहाँ पहुँचने के लिए क्या किए, y में इतना गया और फिर z में इतना गया, तो ये 2 और ये 1, और x में 0 है क्योंकि x तो x इधर है ना, ये x है, ठीक है। चलो R6 की बात करो तो x में 0 तो 0 y कैप प्लस, बोलो दोस्त y कितना, y 2 j कैप और z में सिंगल तो ओनली k कैप। इसका पोजीशन वेक्टर अगर यहाँ दिखाना चाहो तो कैसे दिखाओगे, 6 से लेकर 0 से 6, ये हुआ पोजीशन वेक्टर, है ना, ये वाला करेक्ट है। चलिए और कुछ पॉइंट्स की बात कर लेते हैं, इसके बाद और बताओ कौन सा, देखो इस 1 की बात सोचो, 1 के बारे में देखो, 1 कौन से प्लेन में है, 1 है इस प्लेन में, इस प्लेन में मतलब x z, जब x z में होगा तो y क्या आ जाएगा 0, तो यहां पहुंचने के लिए x में तुम कितना गए, तुम x में सोचो यहां से यहां कैसे आओगे, दिमाग लगाओ, यहां से यहां कैसे आओगे, ऐसे आ सकते हो, या फिर x में इतना जाओ और फिर z में इतना जाओ, तो x में कितना जाओगे 3, y में कितना जाओगे, ऊपर जाना ही नहीं है, z में कितना होगे 1, मतलब ये देखो है ना, ये ओरिजिन और ये पॉइंट 1, तो यहां पहुंचने के लिए क्या करोगे, तुम डायरेक्टली यहां से यहां आओ, करेक्ट है, या फिर तुम यहां से, ये ओरिजिन है यहां आना है, तुम पहले x में इतना जाओ 3, फिर z में बाहर निकलो कितना 1, क्योंकि y तो 0 है, ओरिजिन ये पॉइंट है, यहाँ जाना ही नहीं है, इसी प्लेन में है, कौन सा प्लेन में, x z, है ना, तो xz प्लेन में अगर लिखोगे तो क्या आएगा, r कौन सा R1, क्या आएगा पोजीशन वेक्टर, x में कितना, x में 3 तो 3 i कैप, y में 0 और z में कितना 1, करेक्ट है। अच्छा कैसे डिनोट करोगे, डायरेक्टली यहां से लेकर यहां तक, ये है ना, ये कौन सा वेक्टर है, ये है R1, ये कौन सा था R6, ये कौन सा R8, ये R4 तो है ही, और ये कौन सा R5, ठीक है दोस्त। चलो अब कौन सा बचा है मुझे बताइए, अब हमारा कौन सा बचा हुआ है, हमारा R1 हो गया, R2 हुआ क्या, नहीं। अच्छा एक R2 सबसे डिफिकल्ट पार्ट है, क्यों बताऊंगा, पहले R3 के बारे में सोचते हैं, ये R3 कौन से प्लेन में है, देखो ये y और ये x, अरे तो xy प्लेन में है ना, और अगर xy प्लेन में है, xy प्लेन में तो z 0 होगा, तो यहाँ से यहाँ जाने के लिए तुम क्या करोगे, तुम डायरेक्टली ऐसे जाओगे, करेक्ट है, जब तुम डायरेक्टली ऐसे जाओगे, लेकिन अगर डायरेक्टली नहीं जाना है तो तुम क्या करोगे, यहाँ पहुँचने के लिए तुम करोगे क्या, सोचो, x में पहले इतना जाओ, करेक्ट है, कहाँ से कहाँ, यहाँ से यहाँ जाओ, और फिर y में यहाँ से यहाँ जाओ, तो x में 3 और y में 2, तो 3 2 0, क्यों, क्योंकि ये पॉइंट किस में है, ये पॉइंट xy प्लेन में है। अगर मैं आपको नोटबुक से दिखा सकूँ तो देखो, अब ये ऐसे है ना,
ये ओरिजिन है और पहुंचना कहाँ है दोस्त, यहाँ। तो क्या करोगे, यहाँ ये इतना जाओ 3 और फिर ये उतना जाओ 2, तो ये आ गया वेक्टर। करेक्ट है। देखो ये ओरिजिन और वो पॉइंट, ये पॉइंट 3 है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो R3 क्या आएगा, पोजीशन वेक्टर x में 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस ऑब्वियसली 0 के कैप। देखो अगर कोऑर्डिनेट ऐसे लिखा हुआ है ना तो सोचो ही मत, x लिखो सिंपली, x में 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 0 के कैप, है ना। अगर कोऑर्डिनेट्स मालूम है तो फिर वेक्टर लिखने में कोई परेशानी आपको नहीं होगी, ठीक है। अच्छा अब कौन बचा, अब तो सिर्फ एक ही बचा और वो कौन सा है, वो है पॉइंट 2। मैंने इसीलिए इसको बचा के रखा था क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या पॉइंट 2 किसी प्लेन में है, नहीं, ये उस प्लेन के बाहर है। कैसे, ये अंदर का पॉइंट है, अगर एक्स वाई प्लेन में है तो यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे 7 आएगा और यहाँ पे 5 आएगा, ठीक है। अगर ऐसे लोगे तो यहाँ पे क्या आएगा 8, यहाँ पे 7, यहाँ पे 4, यहाँ पे 1। लेकिन ये ना इस प्लेन के बाहर है, मतलब एक अंदर में ऐसा सरफेस है, एक बाहर में है, और ये बाहर वाला ऐसे, मतलब अगर यहाँ पहुँचना होगा तो क्या करोगे, यहाँ से निकल के यहाँ आना होगा, है ना, ये ऐसे। तो इसके लिए तुम क्या करोगे, एक्स में कितना गए सोचो, मतलब ऐसा इमेजिन करो ना कि तुम इस कॉर्नर से ऑपोजिट कॉर्नर के ऊपर वाले कॉर्नर पे पहुंच रहे हो, तो क्या करोगे, एक्स में इतना, वाई में उतना और जेड में उतना। तो यहां से यहां पहुंचने के लिए एक्स में कितना, एक्स में 3, जैसे कि सोचो डायग्राम देखो, हमें जाना है बालक यहाँ, हम क्या करेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ जाएंगे, फिर यहाँ से यहाँ जाएंगे और फिर ऐसे यहाँ बाहर आएंगे। मतलब ये पॉइंट 3D में आएगा तो इसका कोऑर्डिनेट क्या आएगा, x में 3, y में 2 और z में 1। कैसे, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ और फिर यहाँ से यहाँ। करेक्ट है। तो कितना आएगा 3, 2, 1। तो इसके लिए R2 क्या आएगा 3i कैप प्लस 3, 2 प्लस 1। अगर ये तुम्हें डायग्राम समझ में आया तो पोजीशन वेक्टर में तुम्हें आज के बाद कहीं कोई तकलीफ नहीं होगी, गारंटी। पोजीशन वेक्टर तकलीफ तो नहीं होगी। और अगर इसको थोड़ा सा ना इमेजिन करो 3D में, कि क्यूबॉइड 3D का बॉडी है, उसमें अगर ऐसे कि मान लो कि ऐसे बॉडी है, तो इसका मतलब ये कि यहाँ एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे, बहुत सारे पोजीशन वेक्टर्स हैं। कितने हैं, 8 पोजीशन वेक्टर। एक तो खैर ओरिजिन ही हो गया तो 0 आ जाएगा, तो 7। आई बात समझ में। अगर मैं बोलूँ कि किसी पोजीशन वेक्टर में जितना भी R1 R2 किसी का मैग्नीट्यूड बता दो, जैसे कि मान लो कि मैं पूछूं तुमसे कि अरे काम करो मुझे ना R1 का मैग्नीट्यूड बताओ, कि R1 मतलब 1 कहाँ पॉइंट है, ये वाला ना, तो यहाँ से यहाँ की मुझे दूरी बताओ। तो क्या करोगे, R1 इज 3i कैप प्लस 0j कैप प्लस k कैप। तो क्या करोगे, √3² प्लस 1², आपको पता है √10 आ जाएगा। किसी का भी अगर मैग्नीट्यूड तुम्हें किसी का निकालना हो, R2 का पूछा कि बताओ यहाँ से लेकर यहाँ की दूरी क्या है, तो कितनी दूरी है, यहाँ ये हमने एरो ड्रॉ किया, ये एरो हमारा पोजीशन वेक्टर है। अगर ये हमारा एरो पोजीशन वेक्टर है तो उसका जो एरो का जो लेंथ आएगा वो मैग्नीट्यूड बताएगा। तो मैग्नीट्यूड कितना आएगा बताओ, √3² प्लस 2² प्लस 1²। तो कितना आ जाएगा, 9 + 4 13 + 1 √14 आंसर आएगा, है ना। तुम हर किसी का मैग्नीट्यूड भी बोल सकते हो, ठीक है, लिखो इसको। वेल नेक्स्ट जो है हमारा वो है इक्वल वेक्टर्स। डेफिनेशन लिखो, वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एंड एक्टिंग अलोंग सेम डायरेक्शन। वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एंड अलोंग सेम डायरेक्शंस आर इक्वल वेक्टर्स। देखो बालक, अगर मान लो ना कि दो वेक्टर अगर a और b, अगर ये दोनों इक्वल वेक्टर है ना, तो इक्वल वेक्टर तभी होगा जब इन दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम होगा और डायरेक्शन भी सेम होगा। मतलब अगर ऐसा होता है कि इफ a इज इक्वल टू b, देन सिर्फ मैग्नीट्यूड ही नहीं डायरेक्शन भी। मैग्नीट्यूड मतलब क्या, a इज इक्वल टू b मैग्नीट्यूड में, एंड इसके साथ में क्या, डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए। मतलब यूनिट वेक्टर a इज इक्वल टू यूनिट वेक्टर b, क्योंकि डायरेक्शन कौन बताता है, यूनिट वेक्टर। मतलब अगर ये a है तो ये हमारा b है। दोनों का लेंथ ऑफ एरो भी सेम होगा, दोनों का लेंथ ऑफ एरो भी सेम होगा और दोनों का टिप का डायरेक्शन भी सेम होगा। समझे बालक, आसान है ना, मैग्नीट्यूड भी सेम और डायरेक्शन भी सेम। अच्छा एक बात बताओ, सुनो ना, जैसे कि मान लो कि सवाल है, सिंपल क्वेश्चन, ठीक है, कहता है कि देखो यार वेक्टर p जो है वो है ai कैप प्लस 7j कैप, एंड जो वेक्टर q है वो है 3i कैप प्लस bj कैप। बताओ a और b का वैल्यू। सिंपल सिंपल, बताओ बताओ,
कितना आसान है ना, दोनों इक्वल वेक्टर एंड क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है क्या, वेक्टर p इज इक्वल टू वेक्टर q। अगर ये बोला है कि p और v वेक्टर दोनों सेम है तो इसका मतलब ये तो कंफर्म है कि दोनों का अगर सेम है तो दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम, दोनों का डायरेक्शन भी सेम। मतलब ये अगर a i है और ये 3 है तो कितना आसानी से कह सकते हैं कि a इज इक्वल टू क्या होगा 3 एंड b इज इक्वल टू क्या होगा दोस्त 7, है ना आसान। ठीक है, चलो नेक्स्ट इक्वल वेक्टर के बाद ऑपोजिट वेक्टर्स या इसी को बोलते हैं निगेटिव वेक्टर्स, है ना, ऑपोजिट वेक्टर्स या फिर निगेटिव वेक्टर्स। देखो नाम से क्लियर है, दो वेक्टर को तुम ऑपोजिट वेक्टर तब बोलोगे जब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट हो। ठीक है, मैग्नीट्यूड सेम होना जरूरी है, याद रखना। मतलब जैसे कि मान लो कि ये a है ना, ये a है और ये हमारा b है, तो a और b ऑपोजिट वेक्टर कब होगा बताओ, a एंड b आर ऑपोजिट वेक्टर्स कब, इफ दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए एंड दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट। डायरेक्शन ऑपोजिट मतलब क्या दोस्त, दोनों का यूनिट वेक्टर ऑपोजिट, है ना। दोनों को ऐड करने पे क्या आएगा, ऑब्वियसली 0 आ जाएगा ना। ठीक है, अगर मैं तुमसे बोलूं कि पैरेलल वेक्टर्स, नेक्स्ट टाइप पैरेलल वेक्टर्स, बोलो तो पैरेलल वेक्टर लिखो, two or more vectors having same or different magnitudes but acting along same direction, two or more vectors having same or different magnitude but acting along same direction। ठीक है, मतलब दो या दो से अधिक वेक्टर लेकिन दोनों का डायरेक्शन सेम होना चाहिए, मैग्नीट्यूड से कोई मतलब नहीं है, लाइक a b या फिर c, ये सब का सब एक दूसरे का पैरेलल वेक्टर है। क्यों, क्योंकि भले ही सबका मैग्नीट्यूड अलग है। अच्छा मैग्नीट्यूड अलग कैसे मालूम है, लेंथ ऑफ एरो अलग है। ये तब होगा पैरेलल जब सबका डायरेक्शन सेम होगा, ए कैप इज इक्वल टू बी कैप इज इक्वल टू सी कैप। यूनिट वेक्टर क्या देता है, डायरेक्शन। उसके बाद एंटी पैरेलल, एंटी का पैरेलल, एंटी पैरेलल वेक्टर्स कह रहा है कि टू और मोर वेक्टर्स having same or different magnitudes, two or more vectors having same or different magnitudes acting along opposite directions, एंटी पैरेलल। मतलब ये एक a और दूसरा a, ठीक है। एंटी पैरेलल, टू और मोर वेक्टर्स हैविंग सेम और डिफरेंट मैग्नीट्यूड्स बट एक्टिंग अलोंग डिफरेंट मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन। दोनों कब बोलोगे एंटी पैरेलल है, जब दोनों का यूनिट वेक्टर एक दूसरे का ऑपोजिट होगा। करेक्ट है, ध्यान दो तो ऑपोजिट वेक्टर्स और एंटी पैरेलल वेक्टर्स, इसमें क्या है ना कि डायरेक्शन ऑपोजिट होना चाहिए जो वहां भी है, लेकिन यहां पे दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। यहां पे लेकिन का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। यहां पे क्या है कि मैग्नीट्यूड सेम भी हो सकता है या मैग्नीट्यूड अलग भी हो सकता है। मतलब क्या सही रहेगा, क्या ऐसा बोल दूं कि ऑल ऑपोजिट वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल वेक्टर्स, ऑल ऑपोजिट वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल वेक्टर्स बट ऑल एंटी पैरेलल वेक्टर्स आर नॉट ऑपोजिट वेक्टर्स, है ना। जो भी एंटी पैरेलल जरूर नहीं कि ऑपोजिट होगा, लेकिन जो ऑपोजिट है वो कंफर्म है कि वो एंटी पैरेलल है, क्योंकि एंटी पैरेलल में मैग्नीट्यूड सेम रहे या अलग रहे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन इसमें स्ट्रिक्टली मैग्नीट्यूड सेम होना ही चाहिए। बालक एक बात याद रखो, काम आएगा सवाल करने में। अगर मान लो ना कि जैसे कि मान लो कि एक वेक्टर है a, है ना, तो वेक्टर a कंसिडर करो 3i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप, है ना, एंड वेक्टर b है 4i कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप। या फिर मैं एग्जाम्पल लेने से बेहतर है मैं आपको जनरलाइज करके सिखा देता हूँ ताकि वो आपको हमेशा याद रहेगा। लाइक कंसिडर करो कि a है a1i कैप प्लस a2j कैप प्लस a3k कैप, करेक्ट है, एंड
वेक्टर b इज इक्वल टू b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप। तो देखो इसमें जो a1 a2 a3 है ना, इसको बोलते हैं डायरेक्शन रेशियो। क्या बोलते हैं? डायरेक्शन रेशियो। b1 b2 b3 क्या है? डायरेक्शन रेशियो। लेकिन a1 बाई अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर ये क्या है? डायरेक्शन कोसाइन। किसके साथ? x के साथ, कॉस अल्फा। सिमिलरली a2 बाई अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर ये क्या है? डायरेक्शन कोसाइन, कॉस बीटा। a3 बाई अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर, सिमिलरली कॉस गामा। मतलब इसमें a1 a2 a3 b1 b2 b3 सब क्या? डायरेक्शन रेशियो। कहता है रूल कि अगर दो वेक्टर्स a और b अगर ये दोनों पैरेलल है, क्या जरूरी है कि पैरेलल होने के लिए मैग्नीट्यूड सेम हो? जरूरी नहीं है, सेम होगा भी नहीं। इनफैक्ट अगर a और b दोनों पैरेलल है तो याद रखो कि उनका डायरेक्शन रेशियो जो है, डायरेक्शन रेशियो वो हमेशा क्या होगा? सेम होगा। मतलब a1 बाई b1 इज इक्वल टू a2 बाई b2 इज इक्वल टू a3 बाई b3। देयर डायरेक्शन रेशियो इज सेम। ठीक है, जैसे कि बालक समझो, मान लो ऐसा है कि वेक्टर a इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 6k कैप एंड वेक्टर b इज इक्वल टू xi कैप माइनस yj कैप प्लस zk कैप। ऐसा कुछ आ गया। या थोड़ा अगर सिंपल करना चाहो तो यहाँ कुछ वेरिएबल ले लो, लाइक यहाँ y कर दो, यहाँ वैल्यू कुछ लिख लो 3, है ना, थोड़ा सिंपल करने के लिए। करेक्ट है, ये ठीक है। वेल, अब बोलता है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, फाइंड x y एंड z। चलो x और y z करो। कब? जब a और b दोनों पैरेलल है, क्वेश्चन में दिया है। बताइए x y और z का वैल्यू अगर a और b पैरेलल है। बिल्कुल आसान है, पहले की तरह। अगर पैरेलल है मतलब a और b अगर पैरेलल है तो डायरेक्शन रेशियो कितना होगा इसका? 3/x, 3/x a1 बाई, ध्यान दो इधर, a1 बाई b1 इज इक्वल टू y बाई माइनस 3। हाँ, ये माइनस मत भूलना, ये माइनस मत भूलना। इज इक्वल टू क्या? सोचो यहाँ पे कितना आएगा बताओ? -6 बाई z। करेक्ट है? ठीक है ना? कितना वेरिएबल हुआ बताओ मुझे? एक वेरिएबल ये, दो वेरिएबल ए और तीसरा वेरिएबल ये। मतलब हमें तीनों को सॉल्व करना होगा, उसके बाद ही आंसर आ सकता है। ट्राई करो सॉल्व करने का। वेल, चलो देखो इस पर एक सवाल कर लेते हैं दोस्त। कंसिडर करो कि हमारे पास वेक्टर ए है 3i कैप प्लस my कैप, y का मतलब j कैप माइनस सिंपली k कैप, है ना, ये वेक्टर है। एंड एक और वेक्टर, वेक्टर b है 2i कैप माइनस 6j कैप प्लस 3k कैप, है ना। अब बात ऐसी है, या इसमें n लिख लो, nk कैप। एंड ये इंफॉर्मेशन ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है कि a इज पैरेलल टू b, देन फाइंड m एंड n। m और n का वैल्यू बताओ। एकदम आसान है, पैरेलल वेक्टर है, दिया हुआ है, जल्दी करो। क्या करोगे दोस्त? सुनो, दोनों पैरेलल है ना, तो डायरेक्शन रेशियो कितना होगा? 3/2 इज इक्वल टू क्या? m/-6। ये माइनस भूलना मत, है ना, माइनस आना जरूरी है। इज इक्वल टू क्या? -1 बाई क्या? n, है ना। करो, सॉल्व कर लो। देखो इन दोनों को निकालो तो 3/2 इज इक्वल टू m/-6। ये कितना आएगा? -3। तो m कितना आएगा? -9। m का वैल्यू मालूम -9। एंड इसको और इसको इक्वेट कर लो तो क्या आएगा? 3/2 इज इक्वल टू -1/n। तो n क्या आएगा? -2/3। तो m का वैल्यू -9, n का वैल्यू -2/3। कब? जब दोनों पैरेलल वेक्टर होगा तब। उसके बाद और करते हैं यार,
उसके बाद हमारा कोलिनियर वेक्टर्स। लिखो डेफिनेशन कोलिनियर वेक्टर्स का, वेक्टर्स ऑफ सेम और डिफरेंट मैग्नीट्यूड्स, वेक्टर्स ऑफ सेम और डिफरेंट मैग्नीट्यूड्स एक्टिंग अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन। कोलिनियर एक्टिंग अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन मतलब एक ही लाइन में होना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि दोनों पैरेलल ही जरूरी है, दोनों एंटी पैरेलल भी हो सकता है। लाइक एक वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर बी है, तीसरा वेक्टर सी है, ये सब का सब कोलिनियर है। तुम ये ऐसा नहीं बोल सकते कि सर ये दोनों कहाँ सेम स्ट्रेट लाइन में नहीं है, ये दोनों स्ट्रेट लाइन में है और ये नहीं है। जी नहीं, इसको भी हम वैसे शिफ्ट कर सकते हैं, पता है ना आपको, किसी वेक्टर को पैरेलली 3D में स्पेस में कहीं भी शिफ्ट किया जा सकता है। तो ए बी और सी ये तीनों कोलिनियर है, मतलब कोलिनियर होने के लिए उनका मैग्नीट्यूड सेम हो सकता है या डिफरेंट हो सकता है, उनके बीच में एंगल 0 हो सकता है या फिर 180 हो सकता है, ये तीनों दोनों एंगल में से कुछ भी हो सकता है। अच्छा एक बात बताओ, अभी जो हमने पढ़ा था पैरेलल वेक्टर्स, वेक्टर्स हैविंग सेम और डिफरेंट मैग्नीट्यूड बट एक्टिंग अलोंग द सेम डायरेक्शन, एंटी पैरेलल वेक्टर्स हैविंग द सेम एंड डिफरेंट मैग्नीट्यूड एक्टिंग अलोंग द अपोजिट डायरेक्शन। उसके पहले क्या था, ऑपोजिट वेक्टर्स, टू वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। क्या मैं बोल दूं कि सबका सब कोलिनियर वेक्टर है? सोचो कौन कौन, ऑल पैरेलल, एंटी का पैरेलल, ऑल पैरेलल, एंटी पैरेलल एंड नेगेटिव वेक्टर्स। नेगेटिव वेक्टर्स आर कोलिनियर वेक्टर्स। क्यों दोस्त, जरा समझो तो, ऐसा क्यों कह सकते हैं? एक्टिंग अलोंग द सेम लाइन ना, तो पैरेलल में भी सेम लाइन होता है, एंटी पैरेलल में भी सेम लाइन है, और फिर नेगेटिव वेक्टर भी क्या होता है, सेम स्ट्रेट लाइन। मतलब थीटा, यहाँ पे थीटा क्या हो सकता है, या तो 0 डिग्री या तो 180 डिग्री, तभी स्ट्रेट लाइन होगा। और स्ट्रेट लाइन का मतलब ये नहीं है कि दोनों एक ही स्ट्रेट में होना चाहिए, ये ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि इसको हम शिफ्ट कर सकते हैं ऊपर फिर, ठीक है। लिखो वेल बच्चों, नेक्स्ट जो है हमारा वो है कोप्लेनर। बहुत ही आसान मीनिंग है, ठीक है। कोप्लेनर मतलब वेक्टर्स लाइंग इन द सेम प्लेन, एक ही प्लेन में, ये एक प्लेन है, एक ही प्लेन में होना चाहिए। एक वेक्टर ऐसा और एक वेक्टर बाहर, ये पॉसिबल नहीं है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि जैसे कि मान लो कि एक वेक्टर है ए, दूसरा वेक्टर है बी, तीसरा वेक्टर है सी, तो जितने भी वेक्टर्स हैं भले इनका मैग्नीट्यूड सेम हो कि ना हो, सेम हो डिफरेंट हो, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये सबके सब वेक्टर क्या है, एक ही प्लेन में है। एक ऐसा वेक्टर है ए और एक ऐसा वेक्टर है बी और ऐसा वेक्टर है सी, क्या है तीनों वेक्टर एक प्लेन में है? सोचो नहीं ना, ये बाहर का प्लेन में है और ये दोनों एक ही प्लेन में है, तो ये दोनों कोप्लेनर है, लेकिन ये वाला और ये कोप्लेनर नहीं है, ये वाला और ये कोप्लेनर नहीं है। अच्छा एक बात समझो, मान लो कि वेक्टर ये है और वेक्टर भी ये है, क्या ये दोनों कोप्लेनर हैं? हाँ, क्योंकि ये दोनों सेम प्लेन में है ना, और वो प्लेन कौन सा है, हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो इसमें खास दिमाग लगाना नहीं है। इसके बाद है हमारा जीरो वेक्टर या फिर नल वेक्टर, है ना, जीरो वेक्टर या फिर नल वेक्टर। जरा समझना दोस्त, जीरो वेक्टर या नल वेक्टर क्या होता है? देखो, मतलब ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड ही जीरो हो, मतलब जीरो वेक्टर लाइक जीरो। अब ये जीरो वेक्टर क्या है जिसका, अच्छा जीरो वेक्टर है क्या? हाँ, जैसे कि एक बॉडी है, रेस्ट पे है, पूछा है कि बताओ उसका वेलोसिटी कितना है, तो जीरो है, लेकिन वो वेक्टर वेलोसिटी वेक्टर है, इसलिए हमने क्या किया, उसमें आर्बिट्रेरी डायरेक्शन दे दिया है, ठीक है। कहानी ऐसी है कि एक बालक है, ध्यान से सुनना, वो 4 मीटर्स ईस्ट में जाता है। कितना? 4 मीटर ईस्ट, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। वो 4 मीटर ईस्ट जाता है और उसके बाद 3 मीटर साउथ आता है, 3 मीटर साउथ। बताओ उसका डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या है? चलो शुरू हो जाओ। कितना ईस्ट में कितना गया? 4 मीटर। साउथ में कितना गया? 3 मीटर। अरे तो ईस्ट में ये है ना, साउथ में ये है, तो डिस्प्लेसमेंट कौन सा हुआ? ये वाला हुआ, करेक्ट है। ये क्या है? आर, मान लो पॉइंट पी है, तो सिंपली क्या है? आर पी। अब मुझे बताओ, डिस्प्लेसमेंट है ये, तो डिस्प्लेसमेंट को हम क्या लिख सकते हैं? सोचो, पोजीशन वेक्टर बताया ना लिखना, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एक्स में कितना गया? 4i कैप, और y में कितना गया? पॉजिटिव कि नेगेटिव? नेगेटिव, तो 4i माइनस 3j कैप। तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ बताओ? √4 स्क्वायर प्लस माइनस 3 स्क्वायर। पता है ना, इसका स्क्वायर प्लस माइनस ऑफ इसका स्क्वायर कितना आएगा? 5 मीटर। मतलब डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर।
डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर, लेकिन डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर है, और अगर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है तो तुम्हें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा, है ना। अगर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा। तो एक काम करो बालक, tan थीटा निकाल लो। ये मान लो कि थीटा है, तो थीटा कितना आएगा 3/4, तो tan 3/4 ये कितना आएगा, tan 37 आता है ना, tan 37 इज 3/4 और tan 53 इज 4/3। ठीक है, कहाँ से, इससे, ये वाला से। अच्छा इसको ऐसा नहीं क्या 37 डिग्री, इसको क्या ले सकते हैं 37 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट, है ना। देखो इधर गया ना, तो नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 37 डिग्री, थीटा 37 किधर, साउथ ऑफ ईस्ट। मैंने बताया था ना आपको साउथ ऑफ ईस्ट का मतलब क्या है, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या 53 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ। दोनों का मीनिंग सेम ही है, पता है ना आपको, क्योंकि ये अगर 37 आएगा तो ये क्या आएगा 53, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है ना, दोनों का सम 90 होगा, है ना। अच्छा एक बात बताओ, सुनो, कहता है कि इसी सवाल में, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, थोड़ा सा मुश्किल, कह रहा है कि ये ईस्ट में गया 4 मीटर, साउथ में गया 3 मीटर, और उसके बाद वर्टिकली ऊपर गया, वर्टिकली ऊपर गया 5 मीटर, वर्टिकली ऊपर गया 5 मीटर, फाइंड डिस्प्लेसमेंट। मतलब इसको ना यहाँ पे ड्रॉ नहीं कर सकता मैं, इसको तुम ऐसे समझो कि वो एक्स में गया ईस्ट में, ईस्ट इधर है ना, ये जितने भी डायरेक्शन है ना, वो चाहे ईस्ट हो, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ये वर्टिकल प्लेन में नहीं होते, मैंने कल बताया था वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में है। मतलब ईस्ट में कितना 4, साउथ में कितना 3, उसके बाद वर्टिकली ऊपर, मतलब हुआ क्या है समझो, पहले वो ईस्ट में कितना गया 4, मतलब यहाँ अगर ये ओरिजिन है तो यहाँ से गया ईस्ट में 4, उसके बाद क्या गया उधर गया साउथ में कितना 3, और उसके बाद ऐसे ऊपर पहुँच गया ऐसे, मतलब यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, और फिर वहाँ से यहाँ ऊपर। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, यहाँ से लेकर वहाँ तक डायरेक्ट सिंगल ऐसे लाइन। जैसे कि मान लो अगर मैं 3D में तुम्हें दिखाने की कोशिश करूँ तो इसको मैं ऐसे लिखूँ कि ये 4, ये 3 और ये 5 ऐसे, तो डिस्प्लेसमेंट कौन सा हुआ, ये लाइन, करेक्ट है, ये स्पेस में आएगा ना 3D में, ये वाली लाइन। तो मैं एक काम करता हूँ, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन लिख लेता हूँ, आई मीन वेक्टर के टर्म्स में, ये I है, ये J है, -3J पहले वाला है ना, प्लस साथ में और क्या होगा, एक बात तो कंफर्म है ना कि ये ऊपर गया है, मतलब ये अगर x है, ये अगर y है, तो z क्या आएगा इसके ऊपर वाला, तो z कितना आएगा बताओ, z है 5k कैप, करेक्ट। तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड सुनो, √4² प्लस -3² प्लस 5², ये 5, ये आएगा 5√2 मीटर्स पर सेकेंड। तुम चाहो तो इसे कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा में ले सकते हो। पता है ना कॉस अल्फा कितना होगा 4/√5√2, इसमें कॉस अल्फा कितना आएगा 4/5√2। अगर सिमिलरली कॉस बीटा निकालना चाहो तो -3/5√2, एंड कॉस गामा कितना होगा 5/5√2। ठीक है, अब जो मैं समझाना चाह रहा हूँ सुनो, तुम शायद ये पूछ सकते हो कि सर अगर वेक्टर ऐसा है कि वेक्टर A इज इक्वल टू AXI कैप प्लस AYJ कैप प्लस AZK कैप, देन आपने बताया कि इसका मैग्नीट्यूड होता है √AX² प्लस AY² प्लस AZ²। हमें 2D में तो समझ में आता है कि अगर x और y में है तो पता है उसका हाइपोटेनस होगा वो √x² प्लस y² होगा, तो वो होगा। अगर 3D में बताना चाहो तो 3D में ये इतना कैसे आता है, लो जी समझो यार, ये ना x में इतना गया, y में इतना गया, और z में ये गया, z में इतना गया ना, जरा समझो तो, अगर ये z में गया है तो मैं कह रहा हूं कि इतना i j k, एक काम करते हैं ना, पहले ये निकाल लेते हैं, समझो, पहले ये निकाल लिया तो ये कितना होगा देखो जरा, ये है 4, ये है 3, तो कितना होगा √3² प्लस 4²। अब कहना है कि अब ये नहीं है डिस्प्लेसमेंट, ये तो पहले वाला डिस्प्लेसमेंट था, देखो उधर, अब ये डिस्प्लेसमेंट है ये वाला। तुम सोचो ये एंगल 90 है ना, ये 90 है और ये इतना है और ये 5 है, तो ये कितना होगा हाइपोटेनस, किसका हाइपोटेनस है ये, इसका और इसका,
समझ में आ रहा है ना तुम्हें? इसका और इसका हाइपोटेनस कौन है? ये वाला। तो ये कितना होगा? दिस स्क्वायर अंडर रूट दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। तो ये है अंडर रूट दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। तो क्या आएगा? अंडर रूट इसका स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, वही आएगा ना। मतलब x में गया, y में गया, z में गया। तो पहले x और y का हाइपोटेनस निकालो, फिर वो हो जाएगा एक साइड हो जाएगा उस ट्रायंगल के लिए जब z वाला निकालोगे तब, है ना। मतलब ये ऐसे और फिर ऊपर। तो पहले ये दोनों निकालो, ये मान लो कि ax और ये ay। तो ये क्या आएगा? ax का स्क्वायर प्लस ay का स्क्वायर, और ये क्या है? az। तो ये वाला कितना होगा? ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ऐसे। तो ये भी तो राइट एंगल ट्रायंगल है। कौन सा? ये। तो ये हाइपोटेनस क्या होगा? ये हाइपोटेनस इक्वल टू अंडर रूट दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। तो अब ये अंडर रूट कितना है? ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर, और ये क्या था? az स्क्वायर। तो अंडर रूट az है ना, तो उसका स्क्वायर az स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा? अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस। ये 3D में इसे थोड़ा मुश्किल हो रहा है, मैं अगर आपको बताऊं तो ये है ऐसा, ये अब समझेगा शायद। यस, है ना। तो ये क्या है? ये हाइपोटेनस है ना, किसका? इसका और इसका। ये क्या है? हाइपोटेनस। और ये हाइपोटेनस तो कितना होगा? इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। तो ये कितना आएगा? अंडर रूट ऑफ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर में क्या आ जाएगा? अंडर रूट ऑफ इसका स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर क्या आएगा? ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस ये जो बाहर वाला है उसका स्क्वायर कितना? az स्क्वायर। तो वही आएगा ना फिर मैग्नीट्यूड। ठीक है, चलो लिखो इतना।